दूसरों की तरह वीरा आपकी जिंदगी से निकल जाती तो कोई बात नहीं थी। तुम्हारा मतलब है कि अब हमें उससे अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए? मैंने उसकी बात काट कर नरमी और रसानियत से पूछा। मैं ये भी नहीं चाहती, गजाला ने कदरे तजब्जब के साथ कहा। ये भी नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहती। डार्लिंग, आज तुम कैसी उलझी उलझी और मुबहम बातें कर रही हो। आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो? वो हमारे घर के एक फर्द की तरह दिन रात हमारे साथ रहती है। आप किसी चीज की परवाह नहीं करते, लेकिन जब वो तीखी चतविन से आपकी तरफ देखती है तो उसकी निगाहों में अरमानों के अलाव रोशन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी महसूस हुआ है जैसे वो उठेगी और यकायक आप पर फिदा हो जाएगी। इन इश्तियाल अंगेज लम्हों को पी जाना मेरे लिए हमेशा एक कड़ा इम्तिहान साबित होता है। मैं अपनी जिंदगी से इन बदतरीन लम्हात को निकाल देना चाहती हूँ। फिर तो वही बात हुई ना कि किसी मुनासिब तरकीब से उसे घर से बाहर हाँक दिया जाए। ये उसके साथ जुल्म होगा। हमारे और हमारे वतन के लिए उसने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। अपने बाप के खिलाफ सब फारा हुई, अपनी मिट्टी को खैरबाद कहा। अपने हम वतनों से हमारी खातिर आज तक लड़ रही है। हम इन एहसानात को फरामोश नहीं कर सकते। वो हम में से किसी की तरफ से ऐसे बुरे सलूक के मुस्तहिक नहीं है। मैं बेबसी से हंस पड़ा। तो फिर उसे और उसकी हरकतों को बर्दाश्त करती रहो? कैसे करूं? आप जानते हैं कि मैं ठंडे मिजाज की मालिक हूं, लेकिन डरती हूं कि किसी दिन गुस्से से मगलूब होकर इससे उलझ ना पड़ूं। मैं ऐसे वक्त से डरती हूं। तुम्हारी जुबान से ये बातें अच्छी नहीं लग रही, इनसे नफरत की बू आ रही है। क्या करूं? मैं आखिर एक औरत हूं, ये बातें नहीं सह सकती। मैं भी बताता हूं कि तुम क्या करो। मैंने अचानक उसे दबोच कर बिस्तर पर गिरा दिया और कमरा उसकी दबी दबी मुतरन्नम हंसी की आवाज से गुनगुना उठा। हमारे दरमियान वो दोस्ताना जोर आजमाई ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी। घर में घंटी की आवाज गूंजते ही गजाला ने एक छुरछुरी से लेकर नहायत महारत से अपने मार्शल आर्ट का मुजाहिरा किया और किसी चिकनी मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल कर फिजा में कलाबाजी खाती हुई फर्श पर सीधी जा खड़ी हुई। इस वक्त उसके अंग अंग से किसी अल्हड़ दोशीजा जैसी शोखी चलक रही थी। बड़ी बड़ी चमकदार आंखें चकमगा रही थीं। याकूती होंठों पर अजीब सी होशरुबा मुस्कान थी और दुराने खून की तेजी के सबब उसके रुखसार कश्मीरी सेबों की तरह तमतमा रहे थे। मैंने बिस्तर से उठने का इरादा किया ही था कि उसने मेरे तेवर भांप कर फुर्ती से दरवाजे का रुख किया और बुलेट गिराकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। मैं बिस्तर से उतरा तो वो मुतमईन थी कि दरवाजे का बुलेट गिरा दिए जाने के बाद मैं उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो जलाल अंदर आ चुका था। क्या किसी से लड़कर आ रहे हो? चेहरा सुर्ख हो रहा है। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उसने कहा। बदन टूट रहा था, कुछ वर्जिश शुरू की हुई थी। मैंने वीरा से नजर बचाकर एक आंख दबाकर जवाब दिया। अब हाथ पैर कुछ खुले हुए महसूस हो रहे हैं। इन कपड़ों में वर्जिश कर रहे थे? वीरा ने सर से पैर तक मेरा नाकदाना जायजा लेते हुए कहा। तो क्या कपड़े उतार कर वर्जिश करता? मैंने बेसाख्ता पूछ लिया। जलाल का एक जानदार कहका आजाद हो गया। वीरा बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। सुल्तान शाह अपने कमरे से बरामद हुआ और जलाल से मिलकर चला गया। वीरा वहीं जम गई। गालबन उसे रंगीन और आग खंगालने का काम सुल्तान शाह के सर डाल दिया था। कल शाम के बाद मुझे अब वक्त मिला है। रस्मी बातों के दरमियान जलाल ने कहा, आज रात मैं वापस इस्लामाबाद जा रहा हूं। सोचा कि जाने से पहले तुम लोगों से मिल लिया जाए। मैं बेचैनी से तुम्हारा मुंतजिर था। यह बताओ कि इस्लामाबाद की क्या खबरें हैं? किसी खबर का ना होना ही अच्छी खबर कहलाता है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। महज पर हर तरफ खामोशी है, लेकिन वहां दफ्तरी काम का एक अंबार जमा हो गया है। फील्ड स्टाफ को अलाउंसों की अदायगी समेत कई मामलात रुके हुए हैं। मेरी वापसी जरूरी है। गैरी हार्ट ने मेरी आंखें खोलती हैं। मैंने कहा, वह स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में रत्ती से राय तक हर बात जानते हैं। उसका कहना है कि डैनी का किस्सा जल्द ही खत्म न हुआ तो उसकी हुकूमत STF के खात्मे के लिए भरपूर दबाव डालने की तैयारी कर रही है। ऐसे वाकयात अचानक रूनमा नहीं होते, इसके लिए महीनों की तैयारियां दरकार होती हैं। उसने बिल्कुल वही बात कही जो हम अपने तौर पर सोच रहे थे। अभी तक इनकी तरफ से एक सतर भी रिकॉर्ड पर नहीं है। वो अपनी बात जारी रखते हुए कह रहा था, इन लोगों के नफ्सियाती हरबे हैं, तुम इसके लिए कर्नल दावर बने हुए हो। उसने तुम पर दबाव डालने के लिए बकवास की होगी। वक्ती तौर पर मैं परेशान हो गया था, लेकिन बाद में मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा था कि वो इसके दबाव डालने के हरबे थे। वो जानता है कि फोर्स के बारे में हम लोग कितने ही सास हैं। कल उसने तुम्हें यही जताने के लिए बुलाया था? जलाल ने तस्दीक चाही। जाते हुए मेरी गाड़ी में एक चिप पे डाल गया था, मैंने कहा। चिप के जिक्र पर जलाल के कान खड़े हो गए। वो IB का एक आला अफसर था। जदीद सुराग रसानी में ऐसे आलात के इस्तेमाल से उसे गहरी वाकफियत थी। वो पूरा वाकया जानने के लिए बेचैन हो गया। मैंने इत्मीनान से उसे पूरा वाकया सुना दिया जो रेलवे वैगन में चिप की तदफीन पर खत्म हो गया। ये गोली तुम्हारे कान पर से गुजरी है, उसने पूरा किस्सा सुनकर कहा।
अगर तुम्हें इन दोनों की आमद की बरवक्त इत्तला न मिलती तो ये घर और यहाँ रहने वाले चारों अफराद अब तक इनके नरक में आ चुके होते। गैरी ने यहाँ आते ही अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए हैं। परसों तुम मुझे उसे मिलवाने के लिए ले गए थे। कल उसने मुझे ओल्ड क्लिफ्टन पर बुलाया था। आज सुबह मैं उसके दफ्तर में बैठा हुआ था। मैंने कहा, खूब, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम उससे तीसरी मुलाकात भी कर चुके हो। तुम उससे किस सिलसिले में मिलने के लिए गए थे? चिप वाला वाकया संगीन था। उसे यह बताना जरूरी हो गया था कि हम लोग मिट्टी के मादू नहीं हैं। उसकी दोगली पॉलिसी को अच्छी तरह समझ रहे हैं। सबकी बात न करो, तुम्हारी और उसकी 1-to-1 बात चल रही है। जो कुछ हो रहा है वो गैरी और कर्नल दावर के दरमियान है। इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं है। उसने मेरी बात की तस्दीक की और पूछा, तुम्हारी शिकायत पर उसका रद्द-ए-अमल क्या था? उसे मानना पड़ा वो चिप को नहीं झुटला सकता था, लेकिन उसने ये कलाबाजी खा ली कि उसने दानिस्ता चिप नहीं डाला था। वो बेध्यानी में उसकी जेब से निकल गया था और उसके आदमी इस अनमोल चिप को शहर भर में ढूंढते फिर रहे थे। तुमने ये बहुत अच्छा किया कि उसे आईना दिखा दिया, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। तुम सरकारी पॉलिसियों के असीरी से बड़ी हद तक आजाद हो। इस रोक टोक से इन लोगों को एहसास दिला सकते हो कि ये इनके लिए खुला मैदान नहीं है। ये बात पोशीदा नहीं है कि वो मेरे साथ वीरा की खात में भी लगे हुए हैं। आज उसने मुझसे वीरा के बारे में भी बात की है। मैंने उसे बताया, मैं इस बारे में सोचती रही हूँ। वीरा ने हमारी बातों में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि एक मर्तबा तुम मुझे गैरी के हवाले करी तो। क्या कह रही हो? जलाल ने हैरत ज़दा होकर बेसाख्ता कहा, ठीक कह रही हूँ। वीरा ने हंस कर कहा, कर्नल दावर अपने फर्ज से सबको दोष हो जाएगा। मैं इसके हाथ पैर तोड़ कर लौट आऊंगी। इन लोगों के जाने इतलाफ से तुम्हारी सरकार के लिए कुछ पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन इस किस्म की रस्मी मार धाड़ पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो खुद भी अपनी इस तजलील का ढंडोरा नहीं पीटेंगे। ये ना कहो, सियासी फायदे के लिए वो अपने आदमियों को जलील तो क्या रुसवा भी कर सकते हैं। इनसे कोई हरकत बाइद नहीं है। जलाल ने च्युइंगम चबाते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने पूछा। तुम्हारी बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी। अगर ये कोई काबिल अमल तजवीज़ हुई तो मैं इस पर जरूर गौर करूंगा। 100% काबिल अमल और आसान तरकीब है, वीरा चुटकी बजाकर बोली। उसने तुम्हें ओल्ड क्लिफ्टन बुलाया था, तुम उसे न्यू क्लिफ्टन के किसी वीरान हिस्से में बुला लो। मैं बेहोश बनी रहूंगी, तुम मुझे उसके हवाले करके लौट आना। बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। वह तुम्हारे साथ कोई नाजेबा हरकत भी कर सकता है, मैंने हंस कर कहा। तुमको अंदाजा नहीं है कि वो सब तुमसे कितनी नफरत करते हैं। वो क्या करेंगे? वीरा मुझे घूरते हुए बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं जिसे वो आसानी से बेदस्तों पा करके मनमानी कर लेगा। मैं इसे जिंदगी भर के लिए औरत की जरूरत से महरूम कर दूंगी। ओफो, मैंने दोनों हाथों से सर थाम कर कहा। बाजुकात तुमसे बात करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मिले जाने से पहले वो तुम्हारे हाथ पैर बांध सकता है, तुम्हारे आसाब को मफलूज करने वाली किसी दवा का इंजेक्शन लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आखिर तुम उसे इतना घामड़ क्यों समझ रही हो? वो बहुत चालाक आदमी है। उसके बेझिझक जवाब ने मुझे जलाल के सामने शर्मिंदा कर दिया था। वो कितना ही चालाक हो, अगर उसे ये न बताया जाए कि तुम उसे किस मकसद के लिए बुला रहे हो तो उसके पास 1-2 हथियारों के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो इस वीराने में रस्सी और इंजेक्शन वगैरह कहां से हासिल करेगा? वीरा ने मुझसे सवाल किया। बात समझ में आ रही है? जलाल ने मुझे आंख मारकर कहा। यह वीरा के दिल गुर्दे की बात है कि वो इतनी बड़ी पेशकश कर रही है। किसी मुनासिब वक्त पर इस तजवीज पर अमल किया जा सकता है। जलाल के लिए गैरी से मेरी 2 मुलाकातें गहरी दिलचस्पी का मरकज थीं। उसने वीरा की तजवीज की मशरूत कबूलियत के साथ उसे खामोश कर दिया और फिर अपने सवालात का सिलसिला छेड़ दिया। वो इन मुलाकातों की हर बात जानने का ख्वाह था। उसे हैरत थी कि गैरी ने चिप के बारे में मेरे इल्जाम को जरा सी हेर फेर के साथ तस्लीम कर लिया था। इसके तजर्बे के मुताबिक वो लोग आसानी से अपनी गलती तस्लीम करने पर आमादा नहीं होते थे। हर हीरो हुज्जत के साथ अपने सर से बला टालने की कोशिश करते थे। उसकी दानिश में वो मेरे मुज़ाकरात की खूबी थी कि मैंने दलाइल के सहारे गैरी को ऐसे गोशे में ले जाकर खड़ा कर दिया था जहां उसके लिए हकीकत को तस्लीम कर लेने के सिवा कोई मुतबादल चारा कार न रहा होगा। जोरों शोर से बातें होती रहीं। वीरा पूरी सरगर्मी से गुफ्तगू में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान में जलाल ने सोबराज का कोई जिक्र निकाला, न मैंने वो किस्सा छेड़ा। इस बारे में होने वाली पेशरफ्त वीरा की कोशिश का नतीजा थी। मुझे शुबा था कि वो शेखी में आकर इस बारे में कुछ कह डालेगी और हमें जलाल को वो कहानी भी सुनानी पड़ जाएगी। वीरा बोलती थी, उसे दुनिया के हर मौजू पर बेतकान बोलने का ख़ब्त था, लेकिन दौरान गुफ्तगू अपने हर मुखातिब के रुझान का ध्यान रखती थी। अपनी सोचमंदी की बिना पर उसने अंदाज़ा लगा लिया कि बातचीत में कई मरतबा मौका आने के बावजूद मैंने अपनी तरफ से सोबराज का जिक्र छेड़ने में पहल नहीं की थी। इस बारे में मैं चुप था तो वीरा ने भी अपनी जुबान बंद रखी। गुफ्तगू के दौरान में गजाला अबरार के साथ चाय की ट्राली लेकर आई।
तो जलाल से उसकी सलाम दुआ हो चुकी थी। सुल्तान शाह पहले ही उससे मिलकर चला गया था। जलाल के लिए इस्लामाबाद और कराची में कोई फर्क नहीं था। उसका एक पैर कराची में तो दूसरा इस्लामाबाद में होता था, मगर उसने उसी रात शहर से रवानगी की इत्तला देकर इस मुलाकात को किसी हद तक अलविदाई रंग दे दिया था। वो रवानगी के इरादे से उठा तो मैंने आवाज देकर गजाला और सुल्तान शाह को भी बुला लिया। चारों ने फाटक तक आकर अलविदाई अंदाज में उसे रुखसत कर दिया। क्या कर रहे हो? वो नंबर तुम्हें अब तक नहीं मिला। घर में वापस जाते हुए मैंने अजराह तमस्कुर सुल्तान शाह से सवाल किया। एक एक नंबर को देखना बहुत अर्क रेजी का काम है। सुल्तान शाह ने एतराफ किया। कई कई नंबर एक एक हिस्से से रह गए, लेकिन मैं लगा हुआ हूँ। आधे से ज्यादा औराक देख लिए हैं। थोड़ी देर में नतीजा सामने आ जाएगा। जलाल आ गया था तो उससे जिक्र कर देते। वीरा बोली, इसका कोई आदमी जरा सी देर में सब कुछ मालूम करके फोन पर बता देता। तुम्हारी जुबान पर ताला नहीं लगा हुआ था, ये काम तुम भी कर सकती थी। मैंने कहा, तुमने उसके सामने सोबराज का नाम ही नहीं लिया। मैं समझी कि तुम उसके सामने ताजा किस्से का जिक्र नहीं करना चाहते। मैंने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। तुमने अच्छा किया, जरा सी बात करता तो उसे पूरा किस्सा बताना पड़ जाता। ड्राइंग रूम में पहुंचकर मैंने तौसीफी लहजे में कहा, यह जरा नाजुक मामला है। सोबराज के वारंट निकले हुए हैं। मुल्क भर की सारी सूबाई और वफाकी एजेंसियां उसकी तलाश में लगी हुई हैं। जलाल को जरा सी भी भनक मिल जाती तो यह किस्सा हमारे हाथ से निकल जाता। तुमने इस बारे में अभी तक अव्वल खान से भी बात नहीं की। क्या उसे भी अंधेरे में रखने का इरादा है? सुल्तान शाह ने सवाल किया। वो खुद गायब है, पता नहीं कहाँ उलझा हुआ है। अभी हमारे पास एक मुश्तबा फोन नंबर के सिवा कुछ भी नहीं है। ऊंट किसी करवट बैठेगा तो देखा जाएगा कि हमें किससे कितनी मदद लेने की जरूरत है। इस वक्त तक अव्वल खान से भी राब्ता हो जाएगा। आओ धंधे पर चलते हैं। सुल्तान शाह ने वीरा से पूछा। मेरा मूड नहीं हो रहा, बाकी औराक तुम ही देख डालो, वीरा ने कसलमंदी से कहा। मुझे मालूम था कि यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम सब्र और तहम्मुल के साथ टिक कर कोई काम नहीं कर सकती। फौरी नतीजे वाले कामों में तुम्हारा दिल खूब लगता है। सुल्तान शाह ने ड्राइंग रूम से जाते हुए तंजिया लहजा में कहा। हाँ, मैं ऐसी ही फिल्मी और नालायक हूं। तुम जाकर नंबर तलाश करो। हमें अब दूसरों की मदद के बगैर अपने काम करने की आदत टालने की जरूरत है। वीरा ने फिजा में हाथ लहरा कर नरमी से कहा और सुल्तान शाह हंसता हुआ वहां से चला गया। किस्सा हाथ से निकलने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। उसके जाते ही वीरा मुझसे मुखातिब हो गई। क्या तुम सोबराज को अपने हाथों से कैफरे किरदार तक पहुंचाने का इरादा कर चुके हो? तुम कबल अज वक्त नतीजे अखज कर रही हो। ये सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा वाली बात है। हम अपने तौर पर ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमें अव्वल खान को एतमाद में लेना होगा। मैं यही कहना चाह रही थी। वो एक गहरा सांस लेकर बोली। खुशी की बात यह है कि तुम्हें अपनी कानूनी हैसियत का इल्म है, लेकिन ये ना भूलो कि इस मामले में अव्वल खान और STF की पोजीशन हमसे मुख्तलिफ नहीं है। उसकी बात दुरुस्त थी। हम चारों आम शहरी थे तो STF मावराए आइन थी। आईनी तौर पर उसे कानून के नफाज या तहफ़्फ़ुज़ का कोई रियासती इख्तियार हासिल नहीं था। हमेशा यही होता आया था कि STF के मुकम्मल किए हुए केसेस का सेहरा आखिर में पुलिस के सर सजा दिया गया था। इसी वजह से हर पुलिस अफसर STF वालों का लिहाज करता था। सोबराज, वफाक और IB का केस है। अगर कामयाबी की कोई सूरत पैदा होती है तो सबसे पहले जलाल को एतमाद में लिया जाएगा और अव्वल खान को आप नजरअंदाज कर देंगे। गजाला ने हैरत से पूछा। अभी तुमने सुना नहीं कि वीरा क्या कह रही थी? हमारी और अव्वल खान की हैसियत यकसा है। हम सब मिलकर चलेंगे। किसी कानूनी इदारे की आनत की जरूरत पेश आई तो जलाल हमारा पहला और आखिरी इंतखाब होगा। अब बात साफ हो गई। वीरा मुतमईन होकर बोली। ये सोबराई केस में हमारी पॉलिसी होगी। देखना होगा कि सुल्तान शाह क्या खबर लाता है। मुझे कभी उम्मीद है कि वो अच्छी खबर लाएगा। हमारी मेहनत रायगां नहीं जाएगी। यह सोबराई की कमीनगाह का इब्तदाई सुराग भी साबित हो सकता है। गजाला बोली। अपनी नहीं मेरी मेहनत कहो। वीरा ने शौखी से उसकी तस्दीक की। मेरे चले जाने पर तुम्हारे मियाँ मिट्ठू ने तो नाराज होकर खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। मैं घर से कदम बाहर ना निकालती तो ये जरा सी हलचल भी नजर ना आती। चलो यूं ही सही। गजाला ने उसे इत्तिफाक करते हुए कहा। यह सिर्फ तुम्हारे कदमों की बरकत है। वो जहां जाते हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तुम अपनी जुबान से जो चाहो कहती रहो। इस वक्त भी तुम्हारा दिल गवाही दे रहा होगा कि मेरी वजह से तुम लोगों को कभी खिफत या शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। ये फजूल दावे ना करो। मैंने इन दोनों की बहस में शामिल होते हुए कहा। थोड़ी देर पहले तुमने गैरी को औरत की जरूरत से महरूम करने का जिक्र करके मुझे जलाल के सामने पानी पानी कर दिया था। ऐसी घटिया बातें तीसरे दर्जे के गुंडे किया करते हैं। मैं भूल गई थी कि आजकल गैरी से तुम्हारी गाड़ी छिन रही है। मेरी बात तुम्हें जरूर बुरी लगी होगी। अब तुम इसे दूसरे पैराए में जाहिर कर रहे हो। किस्सा क्या था? क्या कहा था वीरा ने? गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा।
मैं ऐसी फजूल बातों को अपनी जुबान से दोहराना भी पसंद नहीं करता। हालांकि तुमने अभी चंद सालियों पहले मेरी कही हुई बात दोहराई है। वीरा बहस पर उतर आई। कभी कभी तुम मेरे साथ गहरी मुनाफकत का खेल शुरू कर देते हो। वो गैर जरूरी लेकिन तबीयत को चौंचाल कर देने वाली बहस ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सकी। सुल्तान शाह को डायरेक्टरी में मतलूब नंबर मिल गया था। वो मुसरत अमेज अंदाज में डायरेक्टरी उठाए हमारी तरफ दौड़ा चलाया था। मिल गया, ये देखो, ये रहा वो नंबर है। उसने डायरेक्टरी मेज पर रखकर एक नंबर पर उंगली रखते हुए कहा। शुरू से आधे सफे देखकर मैं थक गया तो मैंने आखिरी से उल्टे सफात देखने शुरू कर दिए। यह नंबर तीसरे या चौथे सफे पर मिल गया। पॉपुलेशन वेलफेयर यानी खानदानी मंसूबाबंदी। वीरा इस नंबर से ऊपर जली हरूफ में छपी हुई तहरीर पढ़ते हुए बोली, यानी खानदानी मंसूबाबंदी के महकमे का कोई अफसर शेर दिल के बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। मैंने वीरा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं डायरेक्टरी के मंदरजात देख रहा था। वो सिंध की सूबाई हुकूमत का एक महकमा था। नंबर से पहले निर्मल कुमार का नाम लिखा हुआ था। मैंने डायरेक्टरी का सरवर्क देखा तो पता चला कि वो डायरेक्टरी कमोबेश 1.5 साल पुरानी थी। मुल्क की आज़ादी के बाद टेलीफोन का महकमा इस कदर आज़ाद हुआ था कि सालाना डायरेक्टरी की बरवक्त अशात और तहसील को एक ऐब समझ कर तर्क कर दिया गया था। सरकारी महकमों में आए दिन तबादले होते रहते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो फोन नंबर इन दिनों भी निर्मल कुमार नामी अफसर के इस्तेमाल में रहा हो। डायरेक्टरी से महकमे का नाम और पता मिल गया था। निर्मल कुमार समेत इस महकमे के चंद और अफसरों के नाम सामने आ गए थे। जरूरी नहीं था कि 1.5-2 साल की मुद्दत में सब तबादलों की जद में आए हों। इनमें से कई को इसी दफ्तर में मौजूद होना चाहिए था। सारी तफसीलात एक अलग कागज पर नोट कर लो। मैंने डायरेक्टरी वीरा की तरफ सरका दी। यह भी अजीब महकमा है। हर 10-5 साल बाद इनके नारे बदलते रहते हैं। पहले कहते थे कम बच्चे खुशहाल कराना, फिर रुत बदल गई, कहा जाने लगा कि बच्चे तो हुई अच्छे। यह हदायत लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि वह हर खेल की घरेलू टीम पर यकीन रखते थे जिसमें कम से कम 11 खिलाड़ी होते हैं। तफसील लिखते हुए वीरा की जुबान चल पड़ी थी। रेफरी बेईमानी पर उतर आए तो खिलाड़ियों की तादाद 13 तक पहुंच जाती है। उधर चीन में फी खानदान एक बच्चे की मुहिम जोर शोर से चल रही थी। उन्हें एतराज हो सकता था कि चीनियों ने 2 ही बच्चे अच्छे पर अमल शुरू कर दिया तो इनकी मुहिम पूरे 100% फर्क से नाकाम होगी। लिहाजा तादाद को तर्क करके वक्फे पर जोर दिया जाने लगा। देखना, क्या तुम ये सब डायरेक्टरी से पढ़कर सुना रही हो? सुल्तान शाह ने उसकी कतई कलामी करके तुर्शी से पूछा। मालूम होता है कि तुम्हारी जुबान में बच्चा लगा हुआ है। कहते हैं जिसका खाओ उसी का गाओ। इस असूल के मुताबिक जिसका लिखवाओ उसी का बताओ। वीरा ने सब कुछ नोट करने के बाद नजरें उठाकर कहा, मैं तुम्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में बता रही थी। ये नाम बदले या नारे, हमारी जरखेजी में फर्क पड़ेगा, ना पैदावार कम होगी। तुम बहक रही हो, मैंने संजीदगी से उसे घूरते हुए कहा। शाम हो गई है, अपने कमरे में जाओ और नॉर्मल होकर वापस आओ। हमें इस सुराग पर काम शुरू करना है। मैंने उसके दिल की बात कह दी थी। मेरी अदाएं सुनकर वो खुश हो गई। सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। गजाला वीरा का लिखा हुआ कागज उठाकर पढ़ने के बाद बोली, यह भी तो हो सकता है कि 1.5-2 साल गुजर जाने के बावजूद निर्मल कुमार इस दफ्तर में इस जगह मौजूद हो। यह मुस्बत इम्कान भी है। मैंने सर हिलाकर एतराफ किया। फिलहाल मैं मनफी पहलुओं को सामने रखना चाहता हूँ। कल बहुत कुछ सामने आ जाएगा। आप इस बारे में वीरा से क्या काम लेना चाह रहे हैं? गजाला ने नीची आवाज में पूछा। अभी मेरे जहन में इसके लिए कोई काम नहीं है, मैंने कहा। अभी आपने इससे कहा था कि हमें इस सुराग पर काम शुरू करना है। मैं हंस दिया। हैरत है कि तुम इतनी आसान बातें भी बाजुकात नहीं समझ पाती। मैं इसे ताकीद न करता तो वो अंदर से अपना पेट भर कर आती। अब वो 1-2 गिलास लेकर निकल आएगी। यह रमूज वही समझ सकता है जो पीता हो या पीता रहा हो। सुल्तान शाह ने गजाला की वकालत की। हम दोनों इस मामले में अनाड़ी और बेकसूर हैं। वीरा के जहन पर अपनी कामयाबी का खुमार तारी था। उसकी फितरी ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द अपने लाए हुए फोन नंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल कर दे। इस ख्वाहिश के जेर असर वो ज्यादा देर तक अपने कमरे में नहीं टिक सकी और मुतवक्का से पहले लौट आई। हाँ, तो तुमने क्या सोचा है निर्मल कुमार के बारे में? उसने आते ही सवाल किया। इसके बारे में भी सोच लेंगे। फिलहाल मैं तुम्हारी तजवीज़ पर अमल करने के इम्कानात का जायजा लेने में मसरूफ था। मैंने संजीदगी से अपने दिल की बात कह दी। किस तजवीज़ की बात कर रहे हो? वीरा ने हैरत से पूछा। तुम्हें गैरी हार्ट के हवाले कर दिया जाए। यह बहुत खतरनाक तजवीज़ है। इस कामयाबी का सारा दारोमदार तुम्हारी हिम्मत और हौसले पर होगा। उसने तुम्हें ज़ेर कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इन लोगों के शिकंजे से नहीं निकाल सकेगी। क्या वाकई संजीदा है? गजाला ने बेयकीनी से पूछा। जब आप दोनों इस बारे में जलाल से बात कर रहे थे तो मैं किचन में सब सुन रही थी। वो बहुत खतरनाक तजवीज़ है। जो नाकाम हो गई तो वो वीरा के साथ मनमाना सलूक करेंगे और
इसे अमेरिका ले जाकर अदालती इंसाफ के नाम पर बर की कुर्सी पर बिठा देंगे। इस बहाने वीरा को कुर्सी तो मिल जाएगी। सुल्तान शाह ने बेसाख्ता कहा। इस बार मैंने इसे कहरबार नजरों से घूरा और सहम गया। मैंने गजाला से मुखातिब होकर कहा, यह मेरी या जलाल की नहीं, वीरा की तजवीज़ थी। इस अमर में कोई कलाम नहीं कि वीरा नाकाम हुई तो इसको बदतरीन अंजाम का सामना करना पड़ेगा, मगर मैं फिर भी संजीदा हूं। तुम दोनों बोले जा रहे हो। वीरा ने एहतजाज किया, मेरे बारे में बात हो रही है तो सबसे पहले मुझे बोलने का हक है।